19वीं शताब्दी की औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से अफ्रीका में आरंभ हुई। एशिया के बाद विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका विश्व में अंध महाद्वीप डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से प्रख्यात है। इसका एक विशेष कारण यह है कि यूरोप के निकट होते हुए भी यूरोप के निवासियों को बहुत ज़्यादा भौगोलिक ज्ञान नहीं था। 1875 ईस्वी के पूर्व अफ्रीका का एक छोटा सा भूभाग ही यूरोपीय राज्यों के आधिपत्य में था। 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर अपना संरक्षण स्थापित किया। इंग्लैंड ने पहले केप कॉलोनी और 1843 में नेटल पर अधिकार कर लिया। पश्चिमी तट पर गैम्बिया, गोल्ड कास्ट, लियारा लियोन, लेगास पर इंग्लैंड का आधिपत्य था। पुर्तगाल ने अंगोला और मोजाम्बिक पर अधिकार कर लिया और स्पेन ने स्पेनिश गायना पर। इस प्रकार लगभग 10% अफ्रीकी भूभाग यूरोपीय देशों के अधिकार में था और अभी भी 90% भूभाग से यूरोप के लोग अनभिज्ञ थे। जैसे ही अफ्रीका के संपूर्ण भूभाग की जानकारी थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई, वैसे ही सभी राष्ट्र अफ्रीका के भूभागों पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम अफ्रीका का बंटवारा यूरोप के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। सर्वप्रथम बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने अफ्रीका में अपनी रुचि प्रदर्शित की और अब तक के अज्ञात क्षेत्रों में उसने अपना साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई। उसने 1876 में ब्रसल्स में, जो कि उसकी राजधानी था, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें बहुत प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और खोजकर्ता उपस्थित हुए और अफ्रीका में खोज और सभ्यता के विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई जिसका वह स्वयं अध्यक्ष था। स्टैनली को कांगो के क्षेत्र में खोज का कार्य करने के लिए सौंपा गया और उसके सहयोग से अफ्रीका में कांगो के विशाल प्रदेश पर लियोपोल्ड ने अपना अधिकार कर लिया। बेल्जियम की इस कार्रवाई के फलस्वरूप फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी भी अफ्रीका के विभिन्न भागों के झीना झपटी में सम्मिलित हो गए। फ्रांस ने भी कांगो के दक्षिण किनारे पर अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू करा और पुर्तगाल के साथ संघर्ष में आते ही पुर्तगाल ने ब्रिटेन से सहायता मांगी। 1884 में इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच समझौता हुआ। इसके अनुसार ब्रिटेन ने कांगो नदी के मुहाने क्षेत्र पर पुर्तगाल का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और पुर्तगाल ने कांगो घाटी में सभी देशों को व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी। इस समझौते के फलस्वरूप कांगो फ्री स्टेट का समुद्र तट से संपर्क टूट गया और मिस्र के मामले के कारण इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध बिगड़ने के फलस्वरूप फ्रांस ने भी इस समझौते को हानिकारक मानकर उसका विरोध किया। इस प्रकार ब्रिटेन को फ्रांस और बेल्जियम के शासक के सम्मिलित विरोध का सामना करना पड़ा। बिस्मार्क ने यानी कि जर्मनी ने फ्रांस और लियोपोल्ड का समर्थन किया और एंग्लो पोर्टुगीज संधि को अमान्य घोषित कर दिया गया। इस समस्या पर विचार करने के लिए बर्लिन सम्मेलन में भारी विचार विमर्श हुआ। अफ्रीका के निवासियों के नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए भी चिंता प्रकट की गई। दास प्रथा और दास व्यापार को रोकना तथा वहाँ के निवासियों की शैक्षणिक और भौतिक उन्नति करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बताया गया। लेकिन इन सभी शुभकामनाओं का अंत जल्दी ही हो गया और यूरोपीय राष्ट्रों ने बड़ी निर्दयता के साथ अफ्रीका के निवासियों का शोषण आरंभ कर दिया। अफ्रीका में लूट मची रही और 1914 तक एबिसिनिया और लाइबेरिया को छोड़कर सारे अफ्रीका को यूरोपीय देशों ने आपस में बांट लिया। अब बात करते हैं फ्रांस की। अफ्रीका के उत्तरी तट समुद्र तट पर फ्रांस के अधिकार में कुछ प्रदेश तो पहले से ही थे, फिर भी वह अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। वह मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनिस और मोरक्को में अपना अधिकार चाहता था, लेकिन मिस्र में इंग्लैंड और फ्रांस के स्वार्थ टकराते थे। यदि मिस्र पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार हो जाता तो ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य को खतरा हो सकता था। फिर भी फ्रांस ने अफ्रीका के कई प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया।
1847 में उसने अल्जीरिया अपने कब्जे में लिया। 1876 से फ्रांस ट्यूनिस में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जहां पर कई वर्षों से ब्रिटेन और इटालियन व्यापारी भी अपना आर्थिक प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। बर्लिन कांग्रेस में ब्रिटेन ने फ्रांस को ट्यूनिस पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। बिस्मार्क के प्रोत्साहन से फ्रांस ने 1881 में ट्यूनिस पर अपना अधिकार कर लिया। गायना, आइवरी कोस्ट, फ्रेंच कॉन्गो और सहारा के नखलिस्तान पर भी अपना संरक्षण स्थापित कर लिया और 1887 ने फ्रांस में अल्जीरिया पर अपना अधिकार कर लिया। 1880 में मैड्रिड में यूरोपीय देशों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें मोरक्को की समस्या पर विचार किया गया। जर्मनी ने फ्रांस को यह बताया कि उसकी मोरक्को में कोई रुचि नहीं है और वह वहां पर फ्रांस की नीतियों का ही समर्थन करेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि मोरक्को में सभी देशों को व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। फ्रांस मोरक्को के पूर्व में ट्यूनिस पर और गैम्बिया पर अपना अधिकार कर चुका था, इसलिए वह मोरक्को को भी अपने प्रभाव में लाना चाहता था। 1901 में फ्रांस और मोरक्को के बीच एक समझौता हुआ जिसने सरहद पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई। इस समय फ्रांस मोरक्को पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। उसने 1900 में इटली से एक समझौता किया और 1904 में फ्रांस से एक समझौता किया। इसके बदले में फ्रांस ने मिस्र में इंग्लैंड की विशेष स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यूरोपीय राज्यों के साथ समझौता हो जाने के पश्चात फ्रांस ने मोरक्को के सुल्तान से शासन में सुधार करने को कहा। 1904 में एक दल सुधार के प्रस्ताव लेकर बाहर गया। जर्मनी ने फ्रांस की नीति का विरोध किया और इस स्थिति से निपटने के लिए 1906 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में मोरक्को की स्वतंत्रता की पुष्टि की गई। इसके साथ ही मोरक्को में फ्रांस के विशिष्ट हितों और व्यवस्था एवं शांति स्थापित करने के उसके अधिकार को भी स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में फ्रांस ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अब आते हैं हम इंग्लैंड पर। साम्राज्य विस्तार की दौड़ में इंग्लैंड सबसे आगे रहा। काहिरा से लेकर आशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप तक के भूभाग पर उसका अधिकार था। इसमें मुख्य रूप से मिस्र, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, पूर्वी अफ्रीका में केन्या, युगांडा, पश्चिमी अफ्रीका में नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट आदि प्रमुख प्रदेश थे। यहाँ तक कि उसके पास उत्तम आशा अंतरीप, नेटाल और ट्रांसवाल के प्रदेश भी थे, जिनको 1810 में दक्षिण अफ्रीका के संघ की संज्ञा दी गई। लेकिन ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति अन्य साम्राज्यवादियों से बिल्कुल अलग थी और उसने उपनिवेशों में रहने वाले लोगों को स्वशासन का अधिकार दे दिया गया। ब्रिटेन की स्वयं की संसदीय और कानून प्रणालियां कई ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रचलित हो गई थीं। ब्रिटेन ने सबसे पहले बोअर समस्या का सामना किया। सन 1814 में ब्रिटेन को हॉलैंड से केप कॉलोनी का एक प्रदेश मिल चुका था। वहाँ पर डच किसान बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे और बोअर कहलाते थे। जब केप कॉलोनी अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन हो गई तो डच परंपरा, संस्कृति, भाषा आदि को मिटाकर अंग्रेजी संस्कृति स्थापित करने की कोशिश की गई। बोअर लोग ब्रिटिश सरकार की इस नीति के विरोधी थे और जब 1833 में ब्रिटेन ने केप कॉलोनी में दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की तो बोअर लोग नाराज हो गए। उन्होंने केप कॉलोनी छोड़ दिया और नेटाल में जाकर बस गए। जब इंग्लैंड ने नेटाल पर भी अधिकार कर लिया तो बोअर लोग ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट में जाकर बस गए। 1877 में जब इंग्लैंड ने ट्रांसवाल को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश की तो बोअर लोगों ने पाल क्रूगर के नेतृत्व में इसका विरोध किया। 1880 में ग्लैडस्टोन ने समझौते की वार्ता आरंभ की, लेकिन इसी बीच बोअर लोगों ने मजूबा हिल में अंग्रेज़ों की सैनिक टुकड़ी को परास्त कर दिया और ग्लैडस्टोन ने यानी जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उन्होंने ट्रांसवाल को पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दी। 1884 में इंग्लैंड और बोअर लोगों के बीच में संधि हो गई और 1886 में यह पता चला कि ट्रांसवाल में सोने की खानें हैं।
अब हज़ारों की संख्या में अंग्रेज खनिक वहाँ पहुँचने लगे और कुछ ही दिनों में अंग्रेज़ों की संख्या बोअर लोगों से अधिक हो गई, जिससे बोअर लोगों को अपनी सुरक्षा खतरे में नजर आई। इन विदेशियों का प्रमुख नेता सेसिल रोड्स था और उसने अफ्रीका के सोने की खानों में काम करके बहुत सारी संपत्ति एकत्र कर ली थी। रोड्स के प्रभाव के कारण केप कॉलोनी से नेटाल, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल तक की रेलें बनाई गईं। उसे ट्रांसवाल की सीमा के उत्तरी क्षेत्र में ब्रिटिश शासन स्थापित करने का अधिकार दिला दिया गया। उसी के नाम पर यह भूभाग रोडेशिया कहलाया। 1890 में वह केप कॉलोनी का प्रधानमंत्री चुना गया और चाहता था कि अंग्रेज ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट पर अधिकार कर लें। लेकिन बोअर लोगों ने इस अंग्रेजी आक्रमण का सामना करके अंग्रेज़ों को बुरी तरह परास्त किया। इस युद्ध के बाद जर्मनी से भी अंग्रेज़ों के संबंध बिगड़ गए, क्योंकि बोअर लोगों की सफलता पर जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम ने ट्रांसवाल के राष्ट्रपति क्रूगर को एक बधाई तार भेजा। अब आते हैं बोअर युद्ध पर। इस युद्ध में एक ओर ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट नाम के दो बोअर गणराज्य थे और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार थी। बोअर लोगों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। उन्होंने नेटाल और केप कॉलोनी पर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों को भारी हानि पहुंचाई, लेकिन वे बहुत अधिक समय तक अंग्रेज़ों के सामने नहीं टिक पाए और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। मई 1902 में वेरिनिगिंग की संधि हुई, जिसमें बोअर लोगों ने ब्रिटेन की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। डच स्कूलों और न्यायालयों में डच भाषा के प्रयोग की सुविधा दे दी गई। ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लिया गया। आगे चलकर बोअर लोगों को स्वायत्त शासन देने का भी वायदा किया गया और बोअर लोगों के पुनर्वास के लिए अंग्रेजी सरकार ने लगभग 3 लाख पाउंड अनुदान दिए। बोअर के युद्ध का विश्व के सभी देशों में कड़ा विरोध हुआ, इसलिए ब्रिटेन ने 5 वर्षों के अंदर ही ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट को स्वशासन का अधिकार दे दिया। अब आते हैं इंग्लैंड और मिस्र पर। अफ्रीका में अंग्रेजी राज्य विस्तार को सबसे दूसरा बड़ा खतरा फ्रांस से था। मिस्र और सूडान में इन दोनों देशों के हित आपस में टकराते थे। 19वीं शताब्दी के पहले मिस्र तुर्की साम्राज्य का अंग था और वहाँ के शासक मेहमत अली ने मिस्र की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। मिस्र में ब्रिटेन की दिलचस्पी का मुख्य कारण था स्वेज नहर। जिस कंपनी ने इस नहर को बनाया उसे मुख्यतः फ्रांसीसियों और मिस्र के खदीव का हिस्सा था। मिस्र की अर्थव्यवस्था बिगड़ने के कारण वहाँ के शासक ने स्वेज नहर के शेयर ब्रिटिश सरकार को 40 लाख पाउंड में बेच दिए। इंग्लैंड जानता था कि जिस देश के हाथ में स्वेज नहर का नियंत्रण रहेगा वह एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पाएगा। इस नहर के बन जाने से इंग्लैंड से भारत पहुंचने का मार्ग की दूरी कम हो गई, इसलिए ब्रिटेन इस नहर पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। धीरे धीरे मिस्र की अर्थव्यवस्था फिर से डगमगाने लगी और इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर 1876 में एक ऐसी संस्था का गठन किया जिसके द्वारा मिस्र की आय व्यय पर इंग्लैंड और फ्रांस का प्रभाव स्थापित हो गया। लेकिन अब वहाँ का शासक इंग्लैंड और फ्रांस के नियंत्रण का विरोध करने लगा। दोनों देशों ने मिलकर उसे सिंहासन छोड़ने पर विवश किया और उसके स्थान पर तौफीक को मिस्र का खदीव यानी कि शासक बनाया। इन दोनों देशों के शासन से मिस्र की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी और जिससे मिस्र वासियों में विद्वेष की भावना फैली और 1881 में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे कहते हैं अरबी बे। उसका नारा था मिस्र वासियों के लिए, इजिप्ट फॉर इजिप्शियंस। इंग्लैंड और फ्रांस ने निश्चय किया कि मिस्र में सेना के बल पर हस्तक्षेप किया जाए, किंतु लास्ट मोमेंट्स में अंतिम क्षणों में फ्रांस दूर हट गया और केवल इंग्लैंड ने ही मिस्र के विद्रोहियों का
दमन हुआ और इस प्रकार से मिस्र पर इंग्लैंड का नियंत्रण आरंभ हो गया। 1919 तक वह ब्रिटेन का ही उपनिवेश बना रहा। अब आते हैं सूडान पर। सूडान मिस्र का अधीनस्थ राज्य था और उसके निवासी मिस्र के विरोधी थे। मिस्र पर इंग्लैंड का आधिपत्य होने का यह स्वाभाविक ही था कि सूडान पर भी इंग्लैंड का आधिपत्य माना जाए, लेकिन फ्रांस ब्रिटेन के इस प्रभाव को नहीं देख सकता था और उत्तरी अफ्रीका में पूर्व से पश्चिम तक वह अपना साम्राज्य बनाना चाहता था। सूडान के निवासियों को विदेशियों से नफरत थी और अरबी बे के विद्रोह के बाद सूडान में भी 1885 में मोहम्मद अहमद मसीहा के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ हुआ। मसीहा ने मिस्र की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए इस विद्रोह को धर्म युद्ध की संज्ञा दी। इसके बाद युद्ध शुरू हुआ और उसके अनुयायियों ने ब्रिटेन के एक सेनापति गॉर्डन की हत्या कर दी। कुछ वर्षों तक इंग्लैंड ने वहां कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन 1898 में ब्रिटेन का शक्तिशाली सैनिक हस्तक्षेप हुआ और सूडान फिर से हार कर मिस्र के अधिकार यानी कि इंग्लैंड के आधिपत्य में आ गया। मिस्र के प्रभाव विस्तार को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 10 साल से भी अधिक तक कटुता रही। मिस्र में इंग्लैंड का उत्कर्ष फ्रांस को अच्छा नहीं लग रहा था और उसने 1898 में श्वेत नील पर स्थित फशोदा पर फ्रांस का झंडा गाड़ दिया। इंग्लैंड के जनरल किचनर ने फ्रांस के सेनापति मार्चेंट को फशोदा से हट जाने के लिए कहा और फ्रांस ने अपनी सैनिक निर्बलता को स्वीकार करते हुए वहां से विथड्रॉ कर लिया। फ्रांस ने 1899 में ब्रिटेन से समझौता कर लिया, जिसके अनुसार फ्रांस ने नील नदी के ऊपरी भाग पर ब्रिटेन का अधिकार स्वीकार कर लिया। 1904 की एक अन्य संधि के द्वारा फ्रांस ने मिस्र और सूडान पर इंग्लैंड का प्रभाव स्वीकार कर लिया और बदले में इंग्लैंड ने फ्रांस को यह छूट दी कि वह मोरक्को में अपना प्रभाव स्थापित कर ले। इस प्रकार साम्राज्य विस्तार की प्रतियोगिता में इंग्लैंड सबसे आगे रहा। सामान्यतया ब्रिटिश साम्राज्य की विजय यात्रा को हम 4 सोपानों में यानी 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले, अमेरिका की क्रांति से पहले इंग्लैंड की नीति यह रही कि वह सारे संसार में बड़े भूक्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। दूसरे सोपान में छोटे छोटे क्षेत्रों पर जो द्वीप थे उन पर अधिकार कर लिया। तीसरे सोपान में ब्रिटेन ने कुछ विशेष क्षेत्रों को अधिक स्वशासन देकर अपने प्रति उनकी भक्ति को दृढ़ कर लिया और चौथे सोपान में और भी देश अधिक से अधिक मात्रा में स्वाधीन होते गए। अफ्रीका के विभाजन में विशेषता यह थी कि संपूर्ण अफ्रीका का बंटवारा बिना युद्ध किए ही हो गया। बड़े तनाव उत्पन्न हुए और संघर्ष की संभावनाएं दिखने लगीं, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया। यह बंटवारा भी शीघ्रता से हुआ, केवल 25-30 वर्षों में ही इतना विशाल भूभाग बट गया। अब हम आते हैं लैटिन अमेरिका में साम्राज्य प्रसार और उसके शोषण पर। लैटिन अमेरिका शब्द अमेरिका के दक्षिण की ओर सारे पश्चिमी गोलार्ध में स्थित भूभाग के लिए प्रयोग किया जाता है। अमेरिका की बहुत खोज के बाद बहुत से यूरोपीय लैटिन अमेरिका में अपने अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए आगे आए। स्पेन लैटिन अमेरिका के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार पाने में सफल हो गया, जिसमें मैक्सिको प्रमुख था। इसके बाद पुर्तगाल ने ब्राज़ील पर अपना अधिकार कर लिया। चूँकि डच, फ्रेंच और अंग्रेज़ों को दुनिया के दूसरे हिस्सों में उनके हित व्यस्त रखे हुए थे, इसलिए उन्हें लैटिन अमेरिका में बहुत थोड़े से उपनिवेशों का लाभ प्राप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व 40-50 वर्ष तक सशस्त्र शांति का काल रहा। यूरोप के राष्ट्र अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए प्रयत्नशील थे। फ्रांस
जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी लोग जो थे अपने अपने अधिकार को लेकर लड़ रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़े देशों ने जो है अपने अपने सैनिक और आर्थिक शक्तियों का प्रभाव इस्तेमाल करके दुनिया के उन देशों पर कब्ज़ा किया जो इनसे सैनिक शक्ति में और आर्थिक दृष्टि में थोड़े कमतर थे, और इनका जमकर शोषण किया। इसी शोषण से उन्होंने अपने राष्ट्र को संवारा, अपने राष्ट्र में धन लाए और अपनी कॉलोनीज़ को इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा गरीब बना दिया। कालांतर में विश्व में हो रहे सारे के सारे स्वाधीनता संग्राम की जो पृष्ठभूमि है वह इन्हीं उपनिवेशों में ढूंढी जा सकती है।